अपने क्विज़ की प्रिपरेशन के लिए हम ऐसा करते हैं, गिटहब के ऊपर जो हमें कोड प्रोवाइड किया गया था, जिसमें हमने क्लास में डिस्कशन भी सारी की है, वो कोड करके भी देखा भी था, उसको एक क्विक सर्वे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 00 हेलो वर्ड था। उसके अंदर सिंपल हमें कुछ कमांड्स बताई गई थी कि जो हमें इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहली जो कमांड हमें यूज़ करनी होती है npm install -g टाइपस्क्रिप्ट। ये क्या करती है कि ग्लोबली हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट अवेलेबल हो जाती है। ग्लोबली इंस्टॉल होने का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ये इंस्टॉल होगी, आप अपने जिस फोल्डर में भी काम करेंगे वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट अवेलेबल होगी। आपको दोबारा से अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर डायरेक्टरी के अंदर उसको टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर -g का आप फ्लैग यूज़ नहीं करेंगे तो वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगी, आपके पास सिर्फ पर्टिकुलर उस फोल्डर के अंदर आएगी जिसमें उस वक्त आप काम कर रहे होंगे और उस वक्त आपने टर्मिनल में npm इंस्टॉल और टाइपस्क्रिप्ट लिखा होगा। लेकिन बेहतर यही होता है उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लीजिए ताकि हर प्रोजेक्ट के लिए हमें दोबारा से इंस्टॉल ना करना पड़े। उसके बाद हमें टाइपस्क्रिप्ट के लिए चाहिए होता है कंपाइलर, और उसको इनिशियलाइज कराने के लिए हमारे पास tsc --init आती है, जिसे ts.config.json हमारे पास आ जाती है, और हमारे पास कंपाइलर अवेलेबल होता है और जो हमारे कोड को ट्रांसपाइल करता है जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद नेक्स्ट हमें पैकेज.json चाहिए होती है, उसके लिए npm install -y का फ्लैग यूज़ करने से ये होता है कि वो हम आपकी फ़ाइल के जो नाम होगा उसको इन्फर करते हुए उसका नाम रख लेता है, और बाकी वर्जन भी स्टार्टिंग के वर्जन रख लेते हैं, और ऑथर का नाम और जो है लाइसेंस भी वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देते हैं। अदरवाइज़ अगर हम -y का फ्लैग ना यूज़ करना चाहें तो बेशक ना करें, लाइन बाय लाइन फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने अपने पैकेज का नाम क्या रखना है, ऑथर का नाम क्या होगा, लाइसेंस कौन सा होगा, और वाइस वर्सा। उसके बाद हमें चाहिए होती हैं टाइप्स, तो हम npm install @type/node और -d जो है इसको यूज़ करते हैं, इससे हमारी जो है टाइप्स आ जाती हैं। ये डेवलपमेंट टाइप पे जो हम टाइम पे हमें चाहिए होती हैं जब हमने टाइप्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने जो है अपना जो भी नाम रखना चाहे फाइल का .ts की एक्सटेंशन के साथ उसको बना लेंगे और अपना कोड लिख लेंगे। उसके बाद हमें ट्रांसपाइल कराने के लिए दोबारा tsc यहाँ के ये यूज़ करेंगे, तो टर्मिनल के अंदर ये लिखेंगे तो क्या होगा कि वो ट्रांसपाइल होकर जावास्क्रिप्ट आपके पास की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने उस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को नोड और उसका नाम लिख के जो है जो कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पे .ts नहीं .js वाली फ़ाइल, क्योंकि ब्राउज़र पे अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट नहीं जाना है। तो इससे हम जो है इसको जो है नोड और app.js हमारे इस केस में app.ts हमने बनाई है, तो app.js हमने इसको लिखेंगे तो जो भी हमने कोड लिखा होगा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने app.ts जो यहाँ पे हमें दी गई थी, यहाँ पे एक मैसेज बनाया गया, लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ड। अब जब ये लेट मैसेज के अंदर हेलो वर्ड डाल दिया तो टाइपस्क्रिप्ट स्मार्ट एनफ उसने खुद से समझ लिया कि चूंकि स्ट्रिंग इसमें पास की गई है इस वेरिएबल मैसेज के अंदर, तो इसका मतलब ये इसकी टाइप स्ट्रिंग है। सिंपल, यानी उसने, हम इसको कह देते हैं कि जी उसने इन्फर कर लिया कि इस मैसेज की टाइप होगी स्ट्रिंग। अब अगर अगली लाइन पे जाके हम उसके अंदर कोई और वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 12 डाली यानी एक नंबर डाल रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये इन्फरिंग टाइम ये ऊपर वाली लाइन से आ रहा था, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अगर आप ऐसा करते हैं कि जी इसके अंदर कोई भी और दूसरी टाइप डालने की, टाइप से मुराद क्या यानी डाटा टाइप डालने की कोशिश करते हैं, तो अब ये आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा और कहेगा कि जी आप इसके अंदर नंबर को टाइप की को नहीं असाइन कर सकते स्ट्रिंग में। द टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। कीप इट इन योर माइंड, जब भी आपको एरर आएगा तो यहाँ पे जो आपने असाइन किया होगा उससे आएगा कि ये दिस जो भी असाइन है, यानी यहाँ पे नंबर है, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। टाइप स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फर कर लिया था उसने कि ये टाइप होगी स्ट्रिंग। बस आई थिंक सो, इसमें और कोई खास नहीं है। थोड़ी सी कुछ चेंजेस जो हमने करनी थी tsconfig.json में, मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता ही होगा, लेकिन जल्दी से क्विक सा कर देते। 2016 क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं कॉमन जेएस वाली सारी इसके अंदर आ रही होती है, तो हम इसको 2020 या 2022 कर लेते हैं, दोनों काम करते हैं। उसके बाद मॉड्यूल के अंदर हमने नोड नेक्स्ट कर देना है, और ये उसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन में हमें इसको अनकमेंट कर देना है और नोड नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर लें। तो हमारे tsconfig.json के अंदर सिर्फ ये चेंजेस आएंगी। app.ts भी हमारा काम हो चुका। फिर उसके बाद हमें package.json के अंदर टाइप जो होता है ये मॉड्यूल, ठीक है, ये मेन जो है इसके नीचे आपने टाइप कॉलन मॉड्यूल ये मेंशन करना होता है, क्योंकि हमें मॉड्यूल्स पे काम करना है। मॉड्यूल्स पे काम करना क्या होता है ये हम नेक्स्ट जो मॉड्यूल्स की बात करेंगे, ECMAScript 5 और 6 के जो है डिफरेंसेस, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। अब ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास जो है, ओपन करते हैं
स्टेप 00A में जहाँ पे बात की गई है जेसन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि जेसन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम उसकी डिटेल्स देखते हैं कि व्हाट इज दिस जेसन ऑब्जेक्ट। तो जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये जेएस हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए और ओएन ऑब्जेक्ट नोटेशन हो गया। अब इन दोनों के क्या डिफरेंसेस है? इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट से हटके कोई चीज़ है, ये बिल्कुल इससे कुछ हटके कोई चीज़ है। क्या डिफरेंसेस हैं जावास्क्रिप्ट वर्सेस जेसन को अगर हम देखें तो पहला डिफरेंस तो ये होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट के जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम फंक्शंस भी बना देते हैं। जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये क्या है जी, मेथड है एग्जैक्टली। तो जावास्क्रिप्ट में तो हम ये काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन जेसन के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस क्रिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जेसन में तो हम डाटा पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे फंक्शन जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। जेसन में हम ये काम नहीं कर सकते, ओके, बट जेसन नॉट। और उसके बाद जेसन ऑब्जेक्ट्स, दूसरा डिफरेंस हो गया कि जेसन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। डेफिनेटली हम अगर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम उसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में इसको यूज़ कर सकें। जबकि जेसन का मामला डिफरेंट है। जेसन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होती है क्योंकि डाटा टाइप्स हैंडलिंग के लिए ये बहुत इजी है और बहुत कंफर्टेबल रहती है। उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे जेसन इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट है डाटा इंटरचेंज, यानी डाटा हमने चाहे सर्वर पे अपलोड करना है या डाउनलोड करके हमने अपने पास जो है उसको चेंज करते हैं, तब भी हम मोस्टली उसको जेसन फॉर्मेट में ही अपने पास लेके आते हैं। रीज़न क्या है? वाई रीज़न ये है कि सबसे ये बहुत लाइट वेट है और तेज़ी से पार्स हो जाती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। सारे ही लैंग्वेजेस वाले इसको बहुत प्रेफर करते हैं। जावास्क्रिप्ट को वेदर लाइक करते हैं नहीं, वो एक डिफरेंट जो है वो चीज़ है, लेकिन जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन ऑलमोस्ट सारी ही लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कि फिर हम यहाँ पे कौन कौन सी तरीके से डाटा लिख सकते हैं। तो जनाब हम वेरिएबल भी सिंपल जिस तरह से हम पास करते हैं हम उसमें कोई डाटा डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली चूंकि हम डाटा जब जा रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा सारा डाटा होता है तो हम अरेज या ऑब्जेक्ट कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अरे कैसे यूज़ होगी? बिल्कुल जैसे ही हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरे डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एक ये अब जेसन फॉर्मेट के अंदर बनाई है कि ये रेड, लेकिन ग्रीन और ब्लू, इसको अगर आप गौर करें तो हम सारी की सारी यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल रही हूँ, तो ये डेफिनेटली कोड्स के अंदर है। और जेसन के ऑब्जेक्ट और हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट क्या होगा? जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर जो की होती है वो भी स्ट्रिंग में वो होगी, यानी उसको भी हम डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। यानी हम जब ऑब्जेक्ट नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को बनाते हैं तो वहाँ पे की को हम जो है स्ट्रिंग में नहीं इस तरह से नहीं करते कि डबल कोट्स के अंदर डालें, सिर्फ वैल्यू को डाला जाता है अगर वो स्ट्रिंग है तो, लेकिन यहाँ पे की को भी हम जो है कोट्स के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। ये हमारा लिखने में भी डिफरेंस आ गया। और फिर अब बात करें कि एक्सेस जब करना है हमने डाटा उसमें से निकालना है, तो तब हम क्या करेंगे? वो ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं, दो तरीके ही होते हैं। डॉट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। यानी जब हमने यहाँ पे एक और बनाया है ना, कौन स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम फौजिया एज समथिंग, तो अब हमने अगर नेम को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? हम स्टूडेंट जो भी हमने अपना नाम रखा होगा इधर उसको डॉट नेम या डॉट एज, स्टूडेंट डॉट एज करके एक्सेस कर सकते हैं, डॉट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं कि स्टूडेंट और ये यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो उसके बाद क्या होगा कि की का नाम देके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको कंसोल करा के देखें जिस तरह से भी, तो ये हम इसको अब एक्सेस कर सकेंगे। स्टूडेंट नेम जब हम कहेंगे तो जो भी वैल्यू इसके अंदर पास हुई होगी वो यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएगी और हम उसको देख सकते हैं। तो अगर हमने रीअसाइन करना हो, जैसे हमने अगर नाम इसको फौजिया की बजाय कुछ और चेंज करना है, तब क्या होगा? तब बिल्कुल जैसे एक्सेस करते हैं आपने सिंपल उसी तरह से लिखना है कि स्टूडेंट और उसके बाद की का नाम इज इक्वल टू जो कुछ भी आपने असाइन करना है, इधर समवन की जगह वो चीज़ आ जाएगी, वो असाइन हो जाएगी नेम को, वो वाली उस वैल्यू की बजाय नेक्स्ट जो है वो रीअसाइन हो जाएगी वैल्यू। सिंपल इसी तरह से होगा। आई होप सो इसके अंदर और कुछ ऐसा जेसन में नहीं है, हम ऑलमोस्ट सारी बात कर चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे बात करते हैं कि हमें सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, असाइनेबिलिटी एरर, ये क्या चीज़ें हैं और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें कि ये जाते हैं अपनी app.ts के अंदर। तो अगर ऐसा हो, सिंटेक्स क्या होता है? मेनली सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे हर लैंग्वेज के अंदर होता है ना, हमारी ग्रामर होती है,
कि जैसे इंग्लिश में हम करें कुछ हमें पता है कि नाउन ये होंगे, प्रोवर्ब ये होंगे, प्रेपोजिशन ये, ठीक है, डिफाइन हो गया एक लैंग्वेज के अंदर कि ये चीज़ें होंगी। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डिफाइन किया जाता है। तो अगर उन सारी यानी वेरिएबल इस कीवर्ड के साथ लिखे जाएंगे, ये इसका कीवर्ड, क्लासेस ऐसे बनेंगी, ऑब्जेक्ट ऐसे बनेंगी, सारी चीज़ें, अरे यूँ होगा, उसका इस ब्रैकेट का मतलब ये होगा, कॉमा का मतलब ये होगा, सेमीकोलन का मतलब ये होगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं लैंग्वेज में। तो हम उसको कहते हैं कि ये लैंग्वेज का क्या है, एक सिंटेक्स है। तो अगर हम उस सिंटेक्स में कोई गड़बड़ करते हैं तो फिर हमारे पास एरर कौन सा आएगा? डेफिनेटली सिंटेक्स में गड़बड़ की है तो हमारे पास एरर भी सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। यानी अगर हमने जहाँ पे एक वेरिएबल का से पहले कुछ कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है, जैसे हम या लेट यूज़ करते हैं, वार यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, अगर उससे हटके हम कुछ लिखेंगे, चाहे हमारे जो है वो कौन हमने जानबूझ के किया है या हमारे से मिसस्पेल हो गए, कुछ भी इस तरह से हुआ है, तो वहाँ पे हमें सिंटेक्स एरर मिलेगा, क्योंकि वो सिंटेक्स चेक करेगा कि वेरिएबल है असाइन हुआ हुआ, इससे पहले तो इन तीनों में से कोई चीज़ आनी चाहिए थी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो आपको सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है। जैसे लेट के स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, LETT लिखा हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक सिंटेक्स एरर मिलेगा, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह से हो जैसे console.log, अब यहाँ पे कंसोल एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, फिर आगे से उसकी प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट, जिसमें से लॉग या टेबल या DIR और ये सारी उसकी ये डिफाइंड है, ठीक है। उसको पता है कि कंसोल की ये टाइप्स होती हैं, या का कंसोल टेबल में होगा, कंसोल डिर होगा और या लॉग होगा। तो अगर हम अब console.log की बजाय यहाँ से सपोज कुछ लॉग लिख दिया हमने, कुछ ऐसे, अब हमने टाइप के अंदर मिस्टेक की, कंसोल की जो टाइप्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट हमने उसमें कुछ गड़बड़ किया, तो यहाँ पे हमें वो क्या कहेगा, यहाँ पे अगर आप इस एरर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि प्रॉपर्टी लॉब डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कंसोल, यानी वो कहता है कि जो मेरे पास कंसोल टाइप का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर लॉब की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये टाइप की चेकिंग दे रहा है कि ये इसकी टाइप ही गलत है, आपने गलत टाइप चूज की है। सिंपल इज दिस, हमने सिंटेक्स से कहा कि हमने ग्रामर के अंदर कोई मिस्टेक की है तो वो होगा, और अगर हमने यहाँ से कंसोल की प्रॉपर्टी की टाइप ही गलत डाल दी तो वो फिर हमें टाइप एरर यहाँ पे देगा। इसका सिर्फ इतना सा ही मतलब है। और इसके अलावा एक और मिस्टेक क्या हो सकती है कि यहाँ पे हम असाइन करते हुए जो है, अगर जो गलत करते हैं, इसको थोड़ा विजिबल करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे एक हेलो वर्ड पास कर दी, यानी अब हम इसके ऊपर मैसेज के ऊपर रखते हैं, हमने देख चुके हैं पीछे कि हमें अब मैसेज के अंदर स्ट्रिंग आया, उसने इन्फर कर लिया खुद से, क्यों, हेलो वर्ड की स्ट्रिंग को देखते हुए उसको पता चल गया कि मैसेज की टाइप उसने रख दी स्ट्रिंग। अब हमने मैसेज के अंदर पास कर दिया नंबर, तो अब ये है क्या, हमने असाइन क्या किया इसको, नंबर, ठीक है। मैसेज क्या की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो एरर को इस तरह से रीड करेगा, जो चीज़ हमने असाइन की है ना, असाइन हमने क्या किया, नंबर, तो अब वो हमें क्या एरर देगा, वो कहेगा कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि मैसेज की टाइप थी स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने डाला नंबर। तो याद रखेंगे जो चीज़ आप असाइन करते हैं वो उसको पहले चेक करते हैं, ठीक है। कहता है कि दिस इज नॉट असाइनेबल टू दिस, क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं ना, मैसेज को हम असाइन करें 6, तो नंबर इज नॉट असाइनेबल टू, ये मैसेज रीड कर सकते हैं एरर को, आई होप सो नजर आ रहा होगा आपको। टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, सिंपल सा। एरर को रीड करना जरूर सीखा करें, क्योंकि इसी से आपको जो है कोड अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम, अच्छा एक चीज़ है ना, कॉन्स्ट, लेट और जो है ना, इन चीज़ों को मैं चाहूँगी कि मैं आपको ना डिटेल से बताऊँ, इसको मैं इस तरह से गुजारना नहीं चाह रही कि ये फंक्शन स्कोप है या ब्लॉक स्कोप है। सिंपल ये कह दिया जाता है कि जी लेट जो है हमारा वो ब्लॉक स्कोप होता है, और जो है वार जो होता है हम उसकी होस्टिंग हो जाती है, वो ग्लोबली हमारे पास इंस्टॉल होता है, या उसकी स्कोप फंक्शन में लिखा हुआ है तो फिर वो उसका फंक्शन का स्कोप होगा, सिर्फ उसके फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकेगा। इसको मैं बिल्कुल अभी रफली बयान करूँगी। मैं इसको ये चाहूँगी कि अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना, सपोज अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं डालती हूँ, आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट कर सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि इनफैक्ट जब ये लेट, कॉन्स्ट और ये जब हमारे पास बनते हैं तो हम इसको ना डीबग करके पूरे का पूरा देखना चाहेंगे कि कहाँ पे बन रहा हो। तो आपको फिर एक दफ़ा जब आपने देख लिया ना, फिर आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा जब भी आप यूज़ करेंगे कि इसका स्कोप क्यों चेंज है, लेट क्यों सिर्फ जो है हमारे पास हम कहते हैं कि जी लेट जो है हमारा ब्लॉक स्कोप है, और हम कहते हैं कि जी अगर फंक्शन के अंदर हमने यूज़ करी है वार तो वो हमारी इसका स्कोप जो है फंक्शन का स्कोप आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है। तो इन चीज़ों को मैं चाहूँगी कि डिटेल से देखें। फ़िलहाल यहाँ पे
सिर्फ जितना यहाँ पे ये बताया गया उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो कहते हैं कि यूज़ कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल डज नॉट चेंज। यहाँ कहते हैं कि आपने ना कांस्टेंट रखना है, कॉन्स्ट का मतलब ही कांस्टेंट है, ठीक है, आपने वैल्यू नेक्स्ट चेंज नहीं करनी है, तो आप वहाँ पे कांस्टेंट को यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपने ब्लॉक्स के अंदर रहना है, यानी ब्लॉक स्कोप क्या होता है, यानी 2 ब्रेसेस के अंदर ही है, ठीक है, तो वहाँ पे लेट का यूज़ होगा, क्योंकि उसका स्कोप जो होता है, वो स्कोप होने का क्या मतलब होता है, वो वहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है, यानी ये इस दोनों ब्रेसेस के अंदर मौजूद होगा। अगर बाहर से आप इसके बाहर जाके एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे कंसोल पे लिखा कंसोल जो है अब वो ग्लोबली अवेलेबल होता है, तो वो कहेगा कि जी मुझे नहीं पता कि ये जेड कहाँ पे है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये इसके अंदर अवेलेबल है, दोनों ब्रेसेस के बीच में है, बाहर आपको अवेलेबल नहीं होगा। जबकि यही लेट अगर आपने बाहर रखा होगा कहीं, तो वो फिर ग्लोबली आपको पूरी की पूरी आपकी फाइल के अंदर अवेलेबल होगा। सिंपल इसका इतना सा मतलब है। अच्छा, उसके बाद हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं। हाँ, तो मॉड्यूल्स डेफिनेटली हम मॉड्यूल्स पे बात करेंगे, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में मेनली मॉड्यूल्स ही को यूज़ करना चाहते हैं। होता यह है कि अगर आप कोई एक फ़ाइल बनाते हैं, जैसे ये first.ts की एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल a बनाया जिसको 5 असाइन कर दिया। अब हमने इसको कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट a। अब हम इसको किसी भी जगह पे अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे app.ts के अंदर हमने इंपोर्ट करा दिया import a from ./first। ./first क्या था, डॉट स्लैश यानी इसी डायरेक्टरी के अंदर, और फर्स्ट जो है नाम था हमारा उसका फाइल का first.ts, तो वो हमने कहा है कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं a, तो अब a हमें यहाँ पे अवेलेबल होगा। हम कंसोल करा के अगर देखें a तो हमें नजर आएगा। इसी तरह से एक दूसरी फाइल यहाँ पे second.ts बनी हुई है, और इसको भी एक्सपोर्ट किया कॉन्स्ट b इज इक्वल टू, यानी हम एक्सपोर्ट चाहे बाद में नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके लिखें या एक्सपोर्ट लिखें या साथ एक्सपोर्ट लिखें, दोनों सूरतों में हम इंपोर्ट वहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन पर डिफ़ॉल्ट और उसका जो वहाँ पे इंपोर्ट कराने का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट b इज इक्वल टू 10, ये 10 हमने वैल्यू दे दी b की और c को दी दी 2, और हम इनको दोनों को एक्सपोर्ट करा रहे हैं। और app.ts के अंदर जो हमने डिफ़ॉल्ट first.ts के हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है, और जो है second.ts के अंदर हमने सिंपल एक्सपोर्ट लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट कराते हुए देखिए, हमने जब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम डिस्ट्रक्चरिंग करें, उसको हम ब्रेसेस के अंदर डालें, उसको हम सिंपली एक्सेस कर सकते हैं कि इंपोर्ट a हमने ये इससे किया हुआ है .first से, ठीक है, कि first.ts से हम लेके आ रहे हैं। और दूसरी साइड पे ये और b और c जो था वो हम करा रहे थे, सिर्फ हमने सिंपल एक्सपोर्ट लिखा था, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा था। तो फिर वो उसको क्या करना होता है, फिर उसको हमें यहाँ पे जो है उसको ब्रेसिस के अंदर डालना होगा, ठीक है, लिखते हुए सिर्फ आपने ये करना है। और अगर हम चाहें वहाँ से जो भी हम वेरिएबल के नाम थे, यहाँ पे आके अगर हम नाम चेंज करना चाहें, वहाँ पे हम लेके आए थे, मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा second.ts के अंदर b और c ये 2 वेरिएबल हमने बनाए थे। लेकिन अगर ऐप के अंदर आके फॉर सम रीज़न आप चाहते हैं कि उसका नाम चेंज करें, तो एज का कीवर्ड लगा के आप कुछ और कह सकते हैं। यानी हमने कहा CSD, तो अब क्या होगा, ये हम इसको d कह के यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल इतनी सी बात है, इसमें और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब इंक्वायरर और चॉक तो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी सारा बात कर चुके हैं कि और इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। इंक्वायरर को डिटेल में मैंने सारी टाइप्स क्यों यूज़ करें, प्रोमिसेस कहाँ यूज़, क्या सारी डिटेल बताई हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। चाक सिंपल हम डिफरेंट कलर्स वगैरह को करने के लिए यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल इस पर बात करने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों ने चूँकि प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो वो यकीनन क्या होगा। तो हम अब चलते हैं यूनियंस और लिटर्स की तरफ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, यूनियंस क्या चीज़ है और लिटरल क्या चीज़ है। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब ये ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे वेन डायग्राम देख रहे हैं। यूनियन डिफाइनिंग यूनियन टाइप के अंदर वेन डायग्राम का काम है भाई। एक्चुअली ये है, जब हम यूनियन की बात करते हैं ना, आपको याद होगा वेन डायग्राम से हम बनाते तो हम कहते थे ना ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, हमने इनका यूनियन ले लिया। तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि सेट ए की सारी चीज़ें, सेट बी की सारी चीज़ें। जब हमने यूनियन ले लिया और किसी सेट में डाला है यूज करें, तो अब इसका मतलब है ए और बी दोनों हमारे पास मौजूद है। तो यही इस यहाँ पे जो है ना यूनियन टाइप जब हम बात करें तो एक्चुअली हम यही कह रहे होते हैं कि हम जो है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं 7 यहाँ पे, ठीक है, नल है, अनडिफाइंड है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, नंबर्स है। तो हम टाइपस्क्रिप्ट में क्या करते हैं, कोई ना कोई एक प्रिमिटिव डाटा टाइप ही इसको अलाउ कर देते हैं। हम नॉर्मली अब तक जब हम बात करें तो ना हम किसी कोई एक डाटा टाइप दे रहे थे, हम कहते हैं इसको हमने स्ट्रिंग कह दिए, हमने इसको नंबर कह दिया, इसको हमने बुलियन कह दिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि हमें जो है एक से ज़्यादा
डाटा टाइप चाहिए होती हैं। अब जावास्क्रिप्ट में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे तो हम टाइप को डिफाइन ही नहीं करते थे, वो खुद से जो है वो टाइप आ जाती थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो है हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे। तो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे फिर हमें ये जो है फैसिलिटी दे दी थी कि हम यूनियन टाइप्स जो हैं अपने डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर हम इन केस हमारे किसी वेरिएबल में चाहिए होगा एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ज़्यादा भी वहाँ से उसको बता देंगे कि हम इसको जो है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, नल भी हो सकती है, या स्ट्रिंग भी हो सकती है और नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको यूज़ क्या करेंगे, सिंटेक्स किस तरह का होगा, तो बीच में पाइप हम डाल देते हैं। पाइप यानी वो जो बार होती है पहले, तो उसके बाद जितनी मर्जी डाटा टाइप्स के आगे लिख दें, तो हम उस टाइपस्क्रिप्ट उसके बाद हम जब उसको असाइन करेंगे वैल्यूज़, तो वो हमें कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम डिफाइन कर चुके होंगे कि हम ये सारी टाइप्स में से कोई सी भी इसके अंदर भाई यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत अगर आपको समझनी है हम क्यों हम यूज़ करते हैं, जैसे एक फंक्शन है जो है प्रिंट आईडी, उसके अंदर आईडी नंबर या स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली आपने देखा होगा क्या जो है आईडीज दोनों का मिक्सचर होते हैं, नंबर और स्ट्रिंग का भी। तो हम कंसोल लॉग ला कर यू आईडी इज और प्लस आईडी। तो अब अगर आप इस तरह का कुछ पास करेंगे कि या नंबर या स्ट्रिंग, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आपके एरर नहीं आएंगे, जो कि हम वरना नॉर्मल जो है जो टाइपस्क्रिप्ट हमारी टाइप चेकिंग करेगा, तो वो अगर हम यहाँ पे कोई नंबर पास करते हैं तो वो भी ओके है, कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो भी ओके, क्योंकि हमने लिखा आईडी कोलन, आईडी की टाइप क्या होगी, नंबर और स्ट्रिंग, इन दोनों का यूनियन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूनियन टाइप कहा जाता है। लेकिन यहीं पे एक और बात आ जाती है, एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं नैरोइंग। अब ये नैरोइंग क्या चीज़ है? नैरोइंग जो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने कह दिया कि हमने यूनियन टाइप्स बना दी, हमने कहा था कि हम जो है आईडी स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी। अब अगर हम वहाँ जाके एक वेरिएबल को हमने कुछ भी दो साइन कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे जाके हम कोई एक डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ना यहाँ पे, लेट नंबर कॉलन नंबर, नाम कॉलन नंबर इज इक्वल टू 1। अब हमने कह दिया यहाँ पे हम क्या करें, डिफाइन करें नंबर नाम को, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिक्लेयर करना या डिफाइन करना। अच्छा, और दूसरी तरीका हमारे पास इन्फर करने का होता है, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम वैल्यू पास कर दे वो खुद से इन्फर कर लेगा। अब यहाँ पे लेट नाम इज इक्वल टू 12 कर दी, उससे खुद से इन्फर कर लेगा टाइपस्क्रिप्ट के इसकी टाइप नंबर है, ऐसा ही होता था। अच्छा, अब हमने एक वेरिएबल बनाया लेट माई वार कॉलन स्ट्रिंग और नंबर, यानी हमने इसे कह दिया कि अब यूनियन हो गया कि स्ट्रिंग या नंबर कोई से भी तुम पास कर सकते हो। अब अगर माई वार इज इक्वल टू, मैंने लिखा समथिंग अल्फाबेटिकल, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने कह दिया था कि स्ट्रिंग और नंबर कुछ भी हो सकता है। अगली लाइन पे जाके मैंने अपने वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी। अब इसको हम कहते हैं नैरोइंग हो गई। नैरोइंग हो गई क्या, अब उसको जो है वो इन्फर कर लेगा कि वो जो है हमने चूंकि इधर स्ट्रिंग पास कर दी है, तो वो कहेगा कि जी माई वार जो है वो के अंदर, अब उसको पर्टिकुलर स्ट्रिंग के टाइप में वो एक्सपेक्ट करेगा, माई वार के अंदर हमें नंबर नहीं डालने देगा। यहाँ तक हमें ये अलाउ किया गया था कि स्ट्रिंग या नंबर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली अब नैरोइंग हो गई है, हमने स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, तो अब हमें नेक्स्ट को स्ट्रिंग टाइप में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात पॉइंट टू नोटिस, यहाँ पे ये देखें कि देखिए स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब या कुछ मुझे ये कहना चाहिए कि मेथड्स होते हैं इस तरह के कि जो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपर केस में स्ट्रिंग को कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, और इसी तरह के बहुत से स्लाइस अप्लाई, बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें जो हम स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हैं, तो वो उसके मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग्स के। अब वो अगर हमारी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, यानी जब हम यहाँ पे तो यूनियन जब हम करें तो 3-4 टाइप्स की हम ले सकते हैं ना, तो उनमें से जब हम वैल्यू अपने वेरिएबल के अंदर जब कोई हम वैल्यू डालेंगे, तो अगर वो स्ट्रिंग टाइप की होगी तो सिर्फ स्ट्रिंग वाले मेथड्स हमें वहाँ अवेलेबल होंगे, अगर वो नंबर टाइप की होगी तो नंबर वाले मेथड वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब ये नहीं हो सकता कि अगर आपने ऊपर यूनियन सारे टाइप्स का कर दिया, तो ये नहीं हो सकता कि आपने स्ट्रिंग डाल दिया तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपने चूंकि ऊपर यूनियन में नंबर भी दिया हुआ था, तो अब इसका अब .2 फिक्स्ड करके कुछ नंबर भी आप की प्रॉपर मेथड